नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और आज आज की जो बातचीत की शुरुआत है, वह मैं कविता की इन पंक्तियों से करना चाहता हूँ। यह कुंवर नारायण जी की कविता है। कविता का शीर्षक है अंतिम ऊंचाई। पंक्तियां सुनिएगा। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। हमारे साथ हैं आज हेमंत कुमार सिंह जी। हेमंत हेमंत जी का अभी नवोदय विद्यालय समिति में हिंदी प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ है। हिंदी भाषा में इनका पूरे देश में प्रथम स्थान है। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। हेमंत जी, हमें बताइए कि आपकी जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई थी वो कहाँ से हुई है और आपने किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है? इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम था? किस तरह की पढ़ाई थी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। जी आपने इतने अच्छे मंच पे मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। कुंवर नारायण की सुंदर पंक्तियों से इस साक्षात्कार का शुरुआत हुआ, ये भी बहुत सुंदर बात है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी शिक्षा दीक्षा बलिया के एक छोटे से शहर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बलिया से हुई है। 7वीं तक की पढ़ाई मैं वहाँ सनातन विद्या मंदिर भृगु आश्रम में स्थित है, वहाँ से किया। उसके बाद नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर मालदेपुर से मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने 2 जगह के फॉर्म भरे, एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय। संयोग कहें या मेहनत, मेरा चयन दोनों जगह हो गया, लेकिन आपसी सहमति से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आने का निर्णय लिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हंसराज कॉलेज में हिंदी ऑनर्स में मेरा दाखिला हुआ। स्नातक फिर परास्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मैंने किया। फिर बीएड मैंने हरियाणा स्थित गुहाना से किया हूँ। उसके बाद मैं सीटेट क्वालिफाई किया और फिर 2022 में मैंने नवोदय विद्यालय समिति का पीजीटी की परीक्षा दी और तत्पश्चात मेरा चयन अब पीजीटी हिंदी प्रवक्ता के पद पर हुआ है। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था। आपने कहा कि आपने 2022 में परीक्षा दी थी, तो इसका मतलब कि ये पहला अटेम्प्ट था जब आपने एग्ज़ाम निकाला, या इससे पहले भी आप प्रयास कर चुके थे? जी नहीं, मेरा ये पहला अटेम्प्ट था और 2021 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। वो दौर कुछ कोरोना युग चल रहा था, कोविड चल रहा था, उस दौर में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और फिर 2021 दिसंबर में सीटेट कंप्लीट हुआ और ये परीक्षा 2022 में हुई और मेरा चयन 2023 के अप्रैल माह में इसका रिजल्ट आता है और पीजीटी हिंदी प्रवक्ता के पद पर मेरा चयन हुआ। जी बिल्कुल। तो अभी जैसा आपने बताया कि आपका चयन हिंदी प्रवक्ता के पद पर हुआ है, पर ये तो रिजल्ट है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, जो कहानी सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, आपके दोस्त सगे संबंधी परिवार वालों को पता है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि ये परीक्षा का जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या होता है? कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनसे मुख्य रूप से सवाल पूछे जाते हैं, और फिर हम आपकी संघर्ष वाली बात कराएंगे। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति पहले परीक्षा लेती है, उसके बाद इंटरव्यू कराती है, उसके बाद अपने कैंडिडेट्स का चयन करती है। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी पद पर चयन मेरा हुआ है तो केवल हिंदी के ही प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं। नवोदय विद्यालय समिति में एक ऐसा नियम है कि अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाई करते हैं तभी आपकी कॉपी साइन होगी और तभी चाहे आप अपने सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे नंबर हासिल कर रखे हों, लेकिन अगर आप इंग्लिश को और हिंदी व्याकरण को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी शाइन नहीं होगी। तो ये कितने नंबर का क्या क्राइटेरिया है, कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या है, वो बताइए।
जो ये क्वालिफाइंग इन नेचर के प्रश्न आते हैं, ये हिंदी व्याकरण के 10 प्रश्न रहते हैं और अंग्रेजी व्याकरण के 10 प्रश्न रहते हैं पीजीटी हिंदी में। और इन 10-10 प्रश्नों में 6 नंबर क्वालिफाइंग रहता है, 6 क्वेश्चन क्वालिफाइंग रहता है। अगर प्रश्न में से 6 प्रश्न आपको करने ही करने, उसके बाद आपकी जो मुख्य कॉपी है वो साइन होगी। इसमें जो शुरुआत में 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, जिसमें देश दुनिया और करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद 20 प्रश्न आपके रीजनिंग से रहेंगे। फिर 10 प्रश्न आईसीटी मतलब कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहेंगे। उसके बाद 10 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रहते हैं, शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रश्न रहते हैं। ये टोटल ये 50 प्रश्न हुए। उसके बाद 80 प्रश्न आपके विषय से संबंधित रहेंगे, चाहे आप हिंदी से हो, चाहे इतिहास से हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान से हो। 80 प्रश्न आपके विषय से रहेंगे, तो टोटल ये 130 प्रश्न हो गए। और क्वालिफाइंग वाले जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं। अगर वो आप पास करेंगे तब जाके 130 नंबर की जो प्रश्न है उसको सिग्नेचर किया जाएगा। उसमें फिर आपके कट ऑफ जांचा जाएगा, देखा जाएगा। जी, कट ऑफ तैयार होगा। तो मूल रूप से 3 भाग में अगर मैं बांटता हूँ, एक तो क्वालिफाई करना, जी जी, सेकंड की जो 50 प्रश्न आपने बताया कि अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं, और एक आपका जो कोर सब्जेक्ट जी 80 प्रश्न उससे आते हैं। 80 प्रश्न। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें इन 3 सेगमेंट में इसकी तैयारी करनी होगी। एक तो जो आपने बताया क्वालिफाई वाला है, जो आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा है जिससे जीएस और इत्यादि से संबंधित प्रश्न आते हैं। और तीसरा जो 80 प्रश्न आता है उसका। तो अब हमें ये बताइए कि आपने कहाँ से, किस सोर्स से, किस तरह से अपनी तैयारी की थी? जो क्या आपने किसी कोचिंग संस्था का सहारा लिया था, या वो कौन सी किताबें थीं, वो कौन से गाइड थे, या यूट्यूब चैनल क्या था जिसने आपकी परीक्षा में आपका मदद किया? देखिए, मैं प्रारंभ से ही हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों के साथ एक अंग्रेजी की समस्या रहती है। वो समस्या मेरे साथ भी थी। तो मुझे इतना पता था कि अगर जो अंग्रेजी क्वालिफाइंग इन नेचर है उसको मैं पास कर लेता हूँ तो मेरी परीक्षा पास हो जाएगी। तो उसमें 5 क्वेश्चन आपके पैसेज के रहते हैं और 5 क्वेश्चन में आपके हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण और अलग सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने पैसेज को ठीक से किया कि हाँ भाई, कम से कम वो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पैसेज मेरे ऐसे हो कि 5 में ना हो तो 4 सही हो जाए। तो ये पैसेज की तैयारी कहाँ से की थी आपने? पैसेज की तैयारी मैं तो यही कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकते हैं। कोई पैसेज की तैयारी कोई स्पेशल आप नहीं कर सकते। बुक उसके लिए नहीं है आप? हाँ, आप प्रतिदिन उसको एक न्यूज़पेपर के रूप में, इंग्लिश न्यूज़पेपर के रूप में हल्का फुल्का एक पैराग्राफ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका पैसेज मतलब संभवतः बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद इंग्लिश में मैंने नरेशन और वॉइस और टेंस, ये 3 चैप्टर में पढ़ के गया था। वो आप नॉर्मली किसी भी अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। और अगर ये आपके 3 सेगमेंट ये और फिर पैसेज अगर ठीक हो जाता है तो आप धूमधाम से पास हो जाएंगे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदी व्याकरण। मैं तो कहता हूँ कि हिंदी से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी के पद पे हो, चाहे टीजीटी के पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी व्याकरण बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पे जितना अच्छे से उसकी गंभीरता से और गहराई से उसकी समझ विकसित हो जाए, वो उतना ही बेनिफिट रहेगा बच्चों के लिए। ये बात हिंदी के लिए, ऐसे ही राजनीति विज्ञान हो या इतिहास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कोर सब्जेक्ट बिल्कुल हाँ, उसकी आप गहराई से अध्ययन आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब मैं ये बताऊंगा कि हिंदी व्याकरण कहाँ से पढ़ें। ये बहुत सारे बच्चों के ये प्रश्न रहते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें। हमारे पास मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, तो 2-3 किताबों का मैं रेफरेंस लूँगा। 2-3 जहाँ से मैंने पढ़ा था, वैसे तो सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन जहाँ से मेरी थोड़ी बहुत समझ विकसित हुई, और मैं आपको बताऊं तो हिंदी व्याकरण जो 10 प्रश्न क्वालिफाइंग इन नेचर था, उसमें मेरे 10 में 10 सही थे। और
और मुझे लगता है कि अभ्यास, कोई भी किताब और कोई भी थ्योरी आपको उस सफलता तक नहीं ले जा सकती है जहां आप पहुंचना चाहें। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अभ्यास करना। वो एक कहावत है, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। तो अभ्यास एक ऐसी कुंजी है, चाबी है, जो किसी भी ताले को खोल सकती है। तो हिंदी व्याकरण के लिए एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, ठीक है। मैंने जहाँ से तैयारी की, पढ़ाई की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी व्याकरण के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की इतनी मोटी सी किताब आती है, उसको मैं उसकी थ्योरी भी बहुत अच्छी है, और उसमें अब तक के आए हुए प्रश्न बहुत सारे दे रखे हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर संज्ञा है तो संज्ञा के 150-200 प्रश्न दे रखे हैं। पूर्व में जितने प्रश्न पूछे, हाँ, PYQ जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। अभ्यास करते रहिए, लगाते रहिए। दरअसल उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप ये चुन पाएंगे कि कौन से प्रश्न के उत्तर गलत है, और आपकी सफलता की शुरुआत वहीं से प्रारंभ हो जाती है, जब ये आप पकड़ने लगेंगे कि कौन सा उत्तर गलत है और कौन सा उत्तर सही है। तो हिंदी व्याकरण के लिए एक, और दूसरी किताब ये थी कि एक यूथ पब्लिकेशन की, वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ही किताब आती है, इतनी मोटी सी किताब आती है वो। उसमें अब तक के लिए जितने भी TGT, PGT, LT ग्रेड, फिर पटवारी की परीक्षाएं, जितने भी मतलब जहाँ सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने सामान्य हिंदी में संज्ञा आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ लिया, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगा लिए, ठीक उस तुरंत बाद आप वहाँ यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक उठा के वहाँ से संज्ञा के सारे क्वेश्चन आप लगा जाइए। इससे आपके वो चैप्टर, आपका वो टॉपिक बहुत सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और मेरा मानना है कि प्रतिदिन आपको एक चैप्टर इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये रही बात हिंदी व्याकरण की। मेरा सफल होने का राज ये है, इस परीक्षा में मैं अपनी कुंजी खोल रहा हूँ कि मेरा हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य पे तो पकड़ थी ही, रीजनिंग में मेरा रीजनिंग में मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी। रीजनिंग के इस परीक्षा में 20 प्रश्न आते हैं, है ना, और 20 में से मेरे 19 सही थे, और एक प्रश्न कैसे गलत हो गया, ये भी मैं जब उत्तर कुंजी आई तो मैं देखा और बहुत उस पर शोध किया, पढ़ा कि एक क्वेश्चन वो जल्दीबाजी में मुझे लगता है कि गलत हो गया। ऐसा हो जाता है। हाँ, 20 में 19 मतलब हाँ, 99% तो जी, तो मतलब ये था कि यही 2-3 चीज़ें मेरी सफलता का राज था। और रीजनिंग मैं रोकूंगा, ये जो रीजनिंग की आपने बात की, तो आपने कहा कि आपका रीजनिंग ठीक है, पहले से ठीक था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे अभ्यर्थी होंगे, विद्यार्थी होंगे जिनका रीजनिंग ठीक नहीं होता है, कमजोर होता है, तो उसके लिए कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे, उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? जी, देखिए, रीजनिंग कोई भी विषय पर किसी भी व्यक्ति का अपने विषय पर पकड़ जन्मजात नहीं होती है। वो अभ्यास से ही, पढ़ने से ही उस विषय पर पकड़ वो अपना बना पाता है। बिल्कुल ठीक बात। रीजनिंग में मेरी पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी। एक संदीप सर हैं यूट्यूब पे, मैं कोई बैच नहीं लिया हूँ, कोई अलग से कोचिंग संस्था नहीं ज्वाइन किया हूँ, मैंने यूट्यूब का भरपूर प्रयोग किया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, उनको यूट्यूब का प्रयोग करना चाहिए, ये इन्हें पॉजिटिव वे में प्रयोग करना चाहिए। और जो संदीप सर हैं, वो रीजनिंग के प्रतिदिन कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन लेकर यूट्यूब पे आते थे और वो पढ़ाते थे, और मैं उनका अभ्यास करता था। एक ये है, क्या अभी भी वो चैनल एक्टिव? जी, अध्ययन मंत्र पे संदीप सर पढ़ाते हैं, ठीक है। और वो यूट्यूब पे भी अपने क्वेश्चन अध्ययन मंत्र के ही चैनल पे पढ़ाते हैं, वहाँ से मैंने पढ़ा था, इसमें मुझे कहने में कोई संदेश नहीं है। दूसरा जो चैनल था वो ये था, चाय पीते हुए आराम से बात कर सकते हैं। जी, शुक्रिया। दूसरा जो चैनल था वो ये था कि अड्डा 247 करके एक यूट्यूब पे चैनल है, अड्डा 24/7, हाँ, ऐसा कुछ करके। उसमें एक अतुल शायद मैं ठीक से नाम याद कर पा रहा हूँ, तो अतुल अवस्थी नाम से एक टीचर हैं जो
वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए या फिर वनडे एग्जाम के लिए वो रीजनिंग की तैयारी कराते हैं। वो व्यक्ति ऐसा है कि 1 घंटे में 50 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के तैयार करा देता है। तो मैंने बस इन्हीं दोनों लोगों से पढ़ा। और एक वक्त, आदर्श जी मैं आपको बताता हूँ, एक वक्त ऐसा आ गया था कि रीजनिंग के प्रश्न, कितने भी कठिन प्रश्न हो, रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करते समय मुझे कलम और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं उंगलियों पर और ऐसे ही मन ही मन में उसके उत्तर बता दिया करता आपने था। कहा कि आपके 20 से 19 प्रश्न सही थे, तो जी। ये तो फिर इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि आप इसमें पढ़ा है। जी। और अब आगे की बात करें तो आईसीटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बेसिक से प्रश्न तो आते हैं। प्रश्न का स्तर क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत- हमारे दर्शक भी जानना जी। चाहते हैं कि वो किस लेवल के प्रश्न पूछते हैं। मतलब मॉडरेट रहते हैं और कुछ क्वेश्चन उसके कठिन और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। मतलब जो बच्चे सामान्य तैयारी करके जाएं, जी। तो वो अगर 10 क्वेश्चन आईसीटी के आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, तो 10 में से 7 या 6 आप आसानी से कर सकते हैं। और रीजनिंग में 20 में से जो सामान्य तैयारी करके जाते हैं 16 या 15 कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी है, उसका मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं किया, बस जो कंप्यूटर के कीवर्ड होते हैं उनको मैंने तैयार किया। और फिर जो लुसेंट सामान्य ज्ञान की किताब आती है, उसके पीछे 3-4 पेज में जो कंप्यूटर की बेसिक समझ दी गई है, उसको मैं पढ़ के गया था। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। क्योंकि अगर आप 10 में से 6 प्रश्न सही कर ले रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है जो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आपके सामने आ रहा है, जैसे आपका विषय, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है, एक बहुत बड़ा कहें सेगमेंट, कहें इसको सेगमेंट है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब आप, हाँ, कहीं से भी करंट अफेयर कहीं से भी पूछा जा सकता है। 2 साल पहले का करंट अफेयर और रिसेंटली 2 महीने पहले का करंट अफेयर। तैयारी तो थोड़ी टफ होती है। इसकी तैयारी टफ, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा नहीं देना है। अच्छा। कि हम जी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और लगातार 3-4 घंटे हम जनरल अवेयरनेस में ही डूबे पड़े हैं। किए जा रहे हैं। लुसेंट की सामान्य ज्ञान की किताब आती है, समान अध्ययन की, है ना, उसमें से हम देखिए, किसी भी परीक्षा में सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न आते हैं उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और एक अच्छे संख्या में पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, 1857 से लेके 1947 तक का इतिहास, वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रही है और वहीं से प्रश्न आते हैं। अधिकतर प्रश्न वहीं से। हाँ। ठीक बात। आप साइंस को छोड़ सकते हैं, अगर साइंस आपका बिल्कुल जीरो है, तैयार नहीं है, साइंस को छोड़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं। आपने साइंस? हाँ, मैंने छोड़ दिया था। मैंने छोड़ दिया था। इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ के गया था 1857 से लेके 1947, वो मंगल पांडे के दौर से फिर गांधी जी के दौर तक मैं आज़ादी के दौर तक पढ़ के गया, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी में हो गया आर्टिकल्स आप देख के जाए, क्योंकि 2-3 आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, 2-3 नहीं तो एक आर्टिकल पूछे जाएंगे। किस तरह का आर्टिकल? जैसे माना आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है। बहुत साधारण से, दल बदल कानून किसके अंतर्गत आता है, बहुत साधारण से प्रश्न रहते हैं। आर्टिकल से संबंधित कोई प्रश्न याद है आपको जो आपसे पूछे गए थे? मुझे लगता है कि आर्टिकल 15 शायद पूछा गया, धर्म जाति नस्ल के आधार पे जो भेदभाव के प्रश्न होते हैं उससे शायद, फिर एक आर्टिकल 21 से शायद था, है ना, इस तरीके से प्रश्न है। और पॉलिटी में एक और सेक्शन है, वो है आपातकाल का, कि आपातकाल के टाइम कौन कौन से आर्टिकल्स लागू हो जाते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय की। और अभी EMRS की एकलव्य विद्यालय का भी फॉर्म आया हुआ है, उसकी तैयारी कर रहे साथियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस ये लुसेंट का जो सामान्य अध्ययन की किताब है उसमें से आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें सरसरी निगाह से देखते रहें। करेंट अफेयर के लिए एक SPD की किताब आती है, मंथली SPD की किताब आती है, जो मंथली बेस पे हर महीने आती है। जब परीक्षा हो
है ना, मान लो कि आप परीक्षा 2 महीने बाद होने वाली है, तो आप 3-4 महीने की वो स्पीडी की किताब उठा लें और उसमें से पढ़ लें। तो ये मासिक है या? ये मासिक है। अच्छा। ये मंथली है, मासिक है। वो उसमें से मुझे लगता है कि स्पीडी की किताब इनफ है करंट अफेयर के लिए, है ना। इतना जनरल अवेयरनेस के लिए 10 नंबर के लिए इनफ है। इसमें से अगर इतना कर लेते हैं तो 10 में से 6 या 7 नंबर आप धूमधाम से प्राप्त कर लेंगे। रीजनिंग पे हमने बात कर ली, आईसीटी पे हमने बात कर ली। एक सेगमेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड का। हाँ। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा है, उसमें मनोविज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ शिक्षण अधिगम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो 10 प्रश्न आते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराते हैं। आप नॉर्मल उसको देख के जाएं, और जब आप तैयारी पीरियड में होते हैं तो आपकी एक समझ भी विकसित होती जाती है, और जब आपके समक्ष पेपर रहेगा तो इतने आप सक्षम रहेंगे कि 10 क्वेश्चन में से 5 या 6 या 7 क्वेश्चन आप सही करके आएँ। ये जो आप यूट्यूब चैनलों का नाम आप ले रहे हैं, तो उसमें जैसे बहुत सारे कह देने से क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा कैसा। फिर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आप स्पेसिफिक कोई 1, 2, 3 ऐसे चैनल का नाम सुझाइए जिससे उनको मदद मिल सके, जहाँ से जाकर वो अपने कंटेंट खोज सकें, पढ़ सकें। देखिए, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों से तो पढ़ाई नहीं किया जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग के लिए मैंने संदीप सर जो अध्ययन मंत्र में पढ़ाते हैं और अतुल अवस्थी को मैंने पढ़ा। ठीक वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक रोहित वैद्वान है, अध्ययन मंत्र के फाउंडर हैं, और एक हिमांशी सिंह है। खैर मैंने हिमांशी सिंह को तो उतना नहीं पढ़ा, लेकिन रोहित वैद्वान को मैं बराबर देखा करता था। वो भी मैं रोज़ नहीं देखा करता था, ऐसे कभी मेट्रो में चलते हुए, कुछ कार्य करते हुए, खाना बनाते हुए मैं देख लिया करता था। ऐसे कान में लीड लगाता था और देख लिया करता था, बस वही मुझे लगता है कि वो मेरे लिए इनफ था। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कुछ विशेष नहीं करने की ज़रूरत है, उतना इनफ है। अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़े सेगमेंट पर जो आपका विषय है। हाँ। जैसे मेरा विषय हिंदी रहा है ना, तो हिंदी पर बात करेंगे। हिंदी के 80 प्रश्न आते हैं, और 80 प्रश्न आपकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जाहिर सी बात है, 80 प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। हाँ। आपका कोर सब्जेक्ट है, तो उससे आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, बिल्कुल जाना जाएगा। बिल्कुल। और ऐसा कतई नहीं है कि हिंदी के जो सेगमेंट हैं उसमें केवल आपको हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे जी। हिंदी साहित्य से केवल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उसमें आपको हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जनसंचार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक मिनट, हिंदी व्याकरण जो क्वालिफाई था वो अलग है, 10 प्रश्न का हिंदी और इंग्लिश अलग है जी। ये जो 80 प्रश्न हैं इनमें हिंदी व्याकरण भी पूछे जाएंगे, आपका कोर जो हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य, उसके प्रश्न पूछे जाएंगे, और जनसंचार। अब मैं बताऊंगा कि जनसंचार भी कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, उसे बताइए। हाँ। जो मैंने हिंदी व्याकरण के क्वालिफाइंग इन नेचर के लिए बताया, जो किताबें मैंने हिंदी व्याकरण के लिए, वो किताब इनफ है किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए इनफ है। जनसंचार के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं 80 में से। 80 के अंदर 10-15 क्वेश्चन जनसंचार के आपके रहेंगे। एक देखेंगे कि अभिव्यक्ति और माध्यम करके एक किताब है जो दिल्ली सरकार में क्लास 11वीं-12वीं के बच्चों के लिए वो पुस्तक है, लगाई जाती है। व्याकरण की किताब नहीं, वो जनसंचार के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम करके एक किताब है। वो करीब 150 या 160 पेज की किताब है। उसको आप 100 बार पढ़ जाइए, 10 बार पढ़ जाइए। जितनी बार पढ़ेंगे वो आपको ये जो 10-15 क्वेश्चन बेहद आसान प्रश्न आते हैं, वो टू द फैक्ट प्रश्न रहते हैं और वहीं से पूछे जाते हैं। क्या मतलब किस तरह के जनसंचार में किस तरह के प्रश्न, एक आध थोड़ा उदाहरण देके बताइए। अब पूछ देगा कि टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। अच्छा। टेलीविजन में रंगीन प्रसारण कब हुआ था। फिर एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक जो बहुत बेसिक प्रश्न और उस किताब में आपको ये सब चीज़ें टू द फैक्ट के रूप में मिल जाएंगी, और मुझे लगता है कि वो किताब इनफ है।
उस किताब को पढ़ते हुए वक्त मैंने क्या किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं केवल नवोदय विद्यालय के लिए नहीं बता रहा हूँ, DSSB में भी जो बच्चे PGT की तैयारी कर रहे हैं, उन 100 प्रश्न PGT हिंदी में पूछे जाते हैं, हिंदी मेन सब्जेक्ट में, उसमें भी जनसंचार के करीब करीब 20 प्रश्न रहते हैं। उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग DSSB में PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो जनसंचार की अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब को पढ़ें। ठीक है, मैंने काम किया था कि करीब करीब उसमें 15-16 चैप्टर है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन 160-170 पेज की वो किताब है। मैंने उस किताब को लगभग 3-4 बार पढ़ा और खुद से ही 100 से 150 प्रश्न मैंने तैयार कर लिए। ठीक है, और 100 से 150 प्रश्न जो मैंने तैयार किया, उसमें से लगभग अगर 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं NVS में, तो 10 क्वेश्चन उसमें से ही आए थे मेरे। तो आपने खुद हाँ, पढ़ा, क्वेश्चन निकाले उसमें से, और उसी प्रश्न में से जो आपने तैयारी की थी, जब आप उन्हीं से पूछ लिया। पढ़ेंगे तो आपको एक समय के बाद ऐसा लगेगा ये प्रश्न आने की संभावना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहीं आएगा, जब आप परीक्षा कक्ष में बैठेंगे तो वहीं आएगा। तो जनसंचार के लिए ये चीज़ें हैं। अब आते हैं जो मुख्य विषय है, हिंदी की बात करते हैं। कितने प्रश्न होते हैं इसके? 80 में से तो कुछ प्रश्न, 80 में से लगभग 10 से 15 प्रश्न जनसंचार के होते हैं, लगभग 10 से 15 प्रश्न हिंदी व्याकरण के होते हैं, और लगभग 50 से 55 प्रश्न आपके हिंदी विषय से रहते हैं। अब बात ये आती है कि हम हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, है ना? क्योंकि देखिए, हिंदी विषय का सिलेबस तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन हिंदी को पढ़ना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है उसमें बहुत कुछ याद करना पड़ता है, बहुत कुछ एक समय पे आकर रटना भी पड़ता है। मैं रटना शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, रटना भी पड़ता है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको कम से कम 10,000 रचनाएं याद करनी पड़ेंगी, लगभग 10,000 रचनाकारों के नाम, रचनाएं याद करनी पड़ेगी, और ये अनुभव से, अभ्यास से आपको हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक समय पे पहुंचने के बाद। मैंने कहाँ से हिंदी की तैयारी की? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते भी हैं कि 10 किताबें हैं मार्केट में, क्या करें? देखो, एक बच्चन साहब ने कहा कि राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। तो मैं यही कहूँगा कि एक पुस्तक या अधिक से अधिक मैं 2 पुस्तक का नाम लूँगा। जो बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, खैर अभी केंद्रीय विद्यालय पे हम बात नहीं करेंगे, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस चेंज हो गया है। अच्छा। नवोदय विद्यालय हो, चाहे EMRS जो अभी वैकेंसी आई है नई TGT की, है ना, और फिर नवोदय हुआ, चाहे DSSB, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बस 2 किताबों का नाम लूँगा। वो किताब उन्हें सफल बना देगी। पहली किताब है जो सबको पता है और लगभग सबके पास होती है, जो हिंदी विषय का है, वो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की एक किताब है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, है ना। वो किताब सबके पास होती है, लेकिन उसे लोग पढ़ते नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये इन परीक्षाओं के लिए वो एक किताब इनफ है। कोई 10 किताब पढ़ने से बेहतर रहता है कि आप एक किताब 10 बार पढ़ें। और मैंने यही काम किया कि गोविंद पांडे को, आप कहेंगे एक देसी शब्द का मैं प्रयोग करूँगा, चाटना। मैं गोविंद पांडे को चाय के साथ चाट गया। मेरी किताब, खैर मेरे पास अभी वो मेरी किताब नहीं है, आप देखेंगे तो बहुत सारे अंडरलाइन हाइलाइटर चीज़ें हैं, और लगभग सभी बच्चे किताब आते ही बच्चे हाईलाइट भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं एक चीज़ मुझसे आगे पूछिएगा ज़रूर कि मेरे पढ़ने का तरीका क्या था। चलिए ठीक है, प्रश्न हो गया। हाँ, मैं पहले उस प्रश्न को बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये प्रश्न सबके लिए ज़रूरी है जानना कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। वो है ना कि क्या नहीं पढ़ना ये पता चल जाए तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मैं गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की जो हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ इतिहास थी, वो लगभग नहीं भी पढ़ाऊंगा तो 60 से 70 बार पढ़ाऊंगा। ठीक है। दूसरी किताब, अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है, आप संतुष्ट नहीं है कि नहीं बौखलाए हुए हैं कि मुझे और कुछ पढ़ना है, तो आप
दृष्टि पब्लिकेशन की एक नेट जेआरएफ की किताब आती है, मेरे ही कुछ साथियों ने मिलके उस किताब को लिखा। बहुत अच्छी किताब है, जो गहराई को समझना है कि हाँ भाई क्या हुआ, एक एक पॉइंट्स को समझना है, तो वो किताब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे किताब इनफ है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा मैंने क्या किया, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। एक किताब आती है लगभग 10,000 उसमें प्रश्न रहते हैं यूथ पब्लिकेशन की, हिंदी की, जो PYQ उसमें बहुत सारे रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं, वो मैं लिया और वो बहुत मतलब बारीकी से उन सभी प्रश्नों को मैंने हल किया, है ना। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रश्न को हल करना, क्योंकि परीक्षा कक्ष में हमें प्रश्न हल करने होते हैं, हमें थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाए कि आदिकाल की विशेषता क्या है, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि आदिकाल को आदिकाल कहा किसने, है ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आप प्रश्न लगाएं, और जब आप प्रश्न लगाएंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा तैयार पोर्शन है, हमारा एकदम आदिकाल हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, लेकिन आदिकाल के भी प्रश्न गलत होने लगे हैं। और जब आप उस गलती को सही करेंगे तो परीक्षा कक्ष में वो आते हुए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, और ये आपकी सफलता के राज हैं। आते हुए अगर क्वेश्चन आपके गलत होने लगे तो आप फेल हो जाएंगे। मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि आप फेल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से ही फेल होंगे, लेकिन फेल होंगे। मैंने यही किया कि बहुत अभ्यास किया, बहुत सारे प्रैक्टिस भी किए क्वेश्चंस के। तो साहित्य में अब साहित्य के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे साहित्य में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल है। आधुनिक काल में भी नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, आलोचना है, अन्य गद्य विधाएं हैं, काव्यशास्त्र है, पूरा रटा हुआ है। क्या पढ़ें? मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आधुनिक काल के जो सेगमेंट्स हैं उसको बहुत ठीक से पढ़ें। आधुनिक काल में हाँ, नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, आलोचना और अन्य गद्य विधाएं, है ना, ये बहुत ठीक से पढ़ें। ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ है भक्तिकाल। भक्तिकाल भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लें। आदिकाल और रीतिकाल छोटे छोटे दो सेगमेंट हैं, अगर बहुत अधिक अच्छे से, लेकिन नामकरण, आदिकाल का नामकरण, रीतिकाल का नामकरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है साहित्य में। किसी दिन हम और बैठेंगे और साहित्य के बारे में ही केवल बात करेंगे कि जो बच्चे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, क्योंकि ये बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, मतलब आधुनिक काल हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला फोकस होगा आपका आधुनिक काल, फिर भक्ति काल को पढ़िए। उसके बाद आप अन्य चीजें एरिया आपका इससे कवर हो जाएगा। मतलब 50 प्रश्न आ रहे हैं हिंदी साहित्य के, तो लगभग 35 प्रश्न आपके इससे कवर हो जाएंगे। 35 प्रश्न लगभग। उसके बाद ये रही हिंदी की बात। क्या काव्य शास्त्र से या भाषा विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं? भाषा विज्ञान से प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के अंदर जो छंद है, अलंकार है, अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। छंद से बहुत मुश्किल होता है, 1-2 प्रश्न आ जाए तो आ जाए, लेकिन कभी कभार लेकिन नहीं आता है। अलंकार से 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। रस, जो भाषा विज्ञान के ही ये सब चैप्टर है, हाँ, रस से प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रृंगार रस के उदाहरण, इनमें से कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है, या श्रृंगार रस का वो स्थायी भाव क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये रही भाषा विज्ञान। काव्य शास्त्र से बहुत डीप से प्रश्न नहीं आते हैं, बेसिक सवाल, बहुत बेसिक सवाल रहेंगे, वो भी मुश्किल ही है, 1-2 प्रश्न आ जाए वही बहुत है, ठीक है। ये रही पूरी हिंदी की कहानी। ये रहा आपका रिटन एग्जाम, जिसमें आपने दिया बताया कि क्वालिफाइंग है, फिर 50 नंबर का अलग से जो प्रश्न आते हैं बनते हैं, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित और जनरल नॉलेज से संबंधित। बिल्कुल। अब और तीसरा जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, हिंदी जैसे मान लीजिए। अब इसका दूसरा चरण है जो साक्षात्कार से संबंधित है, और उसे लेकर के लोगों के मन में एक भय भी रहता है कि हम जाएंगे तो कैसे कैसे लोग बैठे होंगे, क्या सवाल पूछ लेंगे। साक्षात को लेकर के बहुत सारी कहावतें भी चलती हैं कि पूछ लिया कि कितनी सीढ़ी चढ़कर आ गए हो, कैसे क्या की। उसके बारे में थोड़ा सा क्लियरली बताइए कि जाने के बाद कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और
उन लोग का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे बात करते हैं? जो सामने पर बैठे होते हैं, जो हमसे सवाल पूछते हैं, वो अगर कोई कैंडिडेट अंदर आया तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, क्या बात करते हैं? देखिए, जब मेरा रिजल्ट आया रिटन एग्ज़ाम का, तो ये भय और ये डर मेरे अंदर भी था कि वैसे तो मैं पीछे इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन ये डर मेरे भी था क्योंकि ये किसी परीक्षा नौकरी के संदर्भ में ये मेरा पहला इंटरव्यू था। तो भय तो था ही कि मतलब क्या पूछा जाएगा। मैं उसका उत्तर जो वो पूछ रहे हैं उसका सटीक जो वो सुनना चाहते हैं, क्या मैं वो उत्तर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ये भय तो था। देखिए, बहुत सहज रहने की ज़रूरत है। वहाँ बहुत विशेष कुछ अलग से बुलाए हुए लोग नहीं रहते हैं। बहुत सहजतापूर्वक वो हमें बुलाते हैं, बैठाते हैं और हमसे बहुत मतलब नम्रतापूर्वक बात करते हैं। पानी वानी पूछते हैं? बहुत अच्छे से, बहुत सहज हो गया। जो मेरा अनुभव रहा, मज़ेदार अनुभव है मेरा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंस एक बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी सी बात है। कॉन्फिडेंस एक छोटा सा शब्द है। कॉन्फिडेंस आपको आसपास के पर्यावरण से भी मिलता है। आपके ज्ञान के अलावा आपके आसपास के पर्यावरण से भी कॉन्फिडेंस मिलता है। अब आप साक्षात्कार आपका है और आप कुछ भी पहन के चले जाएं, एक समय आएगा कि आप कॉन्फिडेंस में डाउन हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जितने बच्चे साक्षात्कार देने जा रहे हैं वो कम से कम वेल मेंटेन होके जाएं, बहुत सुंदर कपड़े। क्या समिति भी कोई ड्रेस कोड निर्धारित करती है कि या हम अपने अंडरस्टूड है कि हम साक्षात लिए जा रहे हैं तो हमें फॉर्मल कपड़े पहन के जाना? देखिए, समिति कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं करती है, लेकिन हम शीशे के सामने हम खड़े हों तो खुद को देखें तो हम खुद को भी सुंदर लगे। ये भाव हमारे अंदर अगर पैदा हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक रहेगा। फिर तो कोई रंगीन शर्ट पहन के भी कहेगा कि मैं सुंदर लग रहा हूँ। ड्रेस कोड की जो बात आप कर रहे हैं कि एक प्रॉपर वेल मेंटेन होते, देखिए, सिंपल सोवर होना चाहिए। और इंटरव्यू है, चाहे वो छोटा इंटरव्यू हो चाहे वो बड़ा इंटरव्यू है, किसी भी इंटरव्यू को छोटे वे में नहीं लेना चाहिए। मैं जो पहन के गया, मैं नॉर्मल एक वाइट कलर की शर्ट, ब्लू पैंट और ब्लू कोट और एक टाई लगा कर गया था। और मैं वहाँ मेरे साथ लगभग 99 और बच्चों को बुलाया गया था केवल हिंदी PGTE के इंटरव्यू के लिए। मतलब टोटल 100 या 105 ऐसे बच्चों को बुलाया गया था और जो टोटल सीटें थी वो 20 सीटें थी। ऑल ओवर इंडिया में मात्र 20 सीटें थी। उसमें भी जनरल की 9 सीटें थी, EWS की 2 सीटें थी और बाकी अन्य सीटें थी। मैं बहुत वहाँ पर गया और वेल मेंटेन हो गया। कहाँ हुआ था आपका इंटरव्यू? मेरा भोपाल में हुआ था इंटरव्यू। भोपाल में रीजनल ऑफिस जो है नवोदय विद्यालय का, वही सभी PGT हिंदी वालों का वहाँ इंटरव्यू हुआ था। और मैं वहाँ गया और मैं वहाँ ये देखा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। और आदर्श जी, मैं आपको बताऊं तो मैं वहाँ खुद को सबसे छोटा बालक, उम्र में बड़े लोग, उम्र में बहुत बड़े, और देख के भी थोड़ा सा डर लगता था कि ये तो। और दूसरी मज़ेदार बात ये थी कि वहाँ पर जितने लोग आए थे उसमें से लगभग लोग पहले से कहीं TGT हिंदी पद पर नवोदय विद्यालय में पढ़ा रहे थे। अच्छा। तो मेरे पास एक निगेटिव पॉइंट ये था कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं था पढ़ाने का और उनके पास बहुत अनुभव था पढ़ाने का। एक चीज़ क्लियर कीजिए कि कोई पहले से कहीं पढ़ा रहा है TGT हिंदी के पोस्ट पर, तो फिर वो अगर दोबारा एग्ज़ाम देके इंटरव्यू देके क्वालिफाई करता है तो क्या उसकी प्रोन्नति हो जाती है, उसका प्रमोशन होता है? आखिर लोग अगर एक जगह पढ़ा रहे हैं तो दोबारा एग्ज़ाम देने के पीछे का कारण क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति TGT हिंदी पद पे नवोदय विद्यालय में कहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो एलिजिबल है PGT हिंदी पद के लिए, तो परीक्षा देता है। परीक्षा पास करने के बाद PGT हिंदी में वो थे और ये PGT हिंदी। हाँ, बिल्कुल। तो हम गए वहाँ पे
तो वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म नॉर्मल फॉर्म भरवाया जाता है। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, 3-4 चरण में हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट, अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही ठीक करके जाएं और इंटरव्यू कॉल लेटर जो आपका आया हुआ है उसका प्रिंट आउट लेके जाए और पहले ही मिला ले कि मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है ना। उसके बाद मैं गया, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ। फिर बोल दिया गया कि आप अंदर, सोफ़ा लगा हुआ था, आप बैठे वहाँ पे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर मेरे साथ कई मेरे साथी भी बैठे हुए थे, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। मज़ेदार बात यह है कि वो लोग चाह रहे थे कि हम मुझसे बात करना, और खैर एक मन में हलचल और भय तो था ही कि भाई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या प्रश्न आएगा, कैसा इंटरव्यू जाएगा। तो कई लोगों ने मुझसे बात करने की भी कोशिश की, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। वैसे तबीयत तो मेरी ठीक थी, लेकिन मैंने निवेदन किया कि मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मैं डाउन ना हो जाऊं या निगेटिव, सामने वाला टीचर है, हाँ, किस तरह की बात करनी है, हाँ, क्या सवाल, क्योंकि वो बोलेगा कि मैं पहले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ नवोदय विद्यालय में, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, और ये स्वाभाविक सी बात है डिमोटिवेट होना। उसके बाद मज़ेदार बात यह है कि जो इंटरव्यू ले रहे थे लोग, तो दरवाजे से बच्चे अंदर जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो उनके हाथ में मैंने एनसीईआरटी की किताब 11वीं 12वीं की देखी। अच्छा। तो थोड़ा सा और मुझे डर लगा कि बहुत अच्छे तरीके से, अब एनसीईआरटी हाथ में है तो बहुत अच्छे तरीके से साथ लेकर आए, पूरा मतलब किताब हाथ में है, तो अब हमला होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा। दूसरे या तीसरे नंबर पे मुझे बुलाया गया, मैं अंदर गया, मैं कम इन सर बोला। उन्होंने बहुत आदरपूर्वक, विनम्रतापूर्वक मुझे अंदर बुलाया और मैं वहाँ खड़ा रहा। फिर बोला उन्होंने कि बैठो। 5 लोग थे मेरे इंटरव्यू में, हाँ, 3 सर थे और 2 मैम थी। मैंने सबको नमस्ते भी किया। तो जहाँ तक कपड़े की बात है, तो कपड़ा मैं कहूँगा कि फॉर्मल रहे, सूट रहे, और ऐसा नहीं कि रंग बिरंगा रहे, नॉर्मल सिंपल, देखने में साधारण और बहुत सुंदर आप दिखें, ठीक है, खुद को अच्छा दिखें, है ना। क्योंकि आप जाते हैं, इंटरव्यूअर आपको देखता है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो पहला इम्पैक्ट, नज़रों से नज़रों में मिलना, वो बहुत असर करता है। तो मैं भी गया, सूट पहन के गया था और वहाँ पर बैठा। सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए। मैं फॉर्म भरा। उसके बाद फिर फॉर्म भरने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले ही मिला लीजिए, मिलाकर फिर जाइए कि हाँ, डॉक्यूमेंट की वजह से आपको वहाँ मानसिक रूप से परेशानी ना होना पड़े, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट अगर इधर उधर हुआ तो आपका इंटरव्यू ख़राब भी जा सकता है। तो पहले से ही किसी विद्वत जन से या यूट्यूब से या फिर जो उधर से परफॉर्मा आता है वो आप मिला लें, तब वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ। मेरा तीन चरणों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, थंब इम्प्रेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक था तो मुझे एक अलग सोफे पे बैठा दिया गया। मैं बैठा और लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पे शायद मेरा इंटरव्यू होना था। पहला बच्चा जब निकला तो मैं देखा तो अचानक से एक इंटरव्यूअर दिखे जिनके हाथ में एनसीईआरटी की 11th 12th की किताब थी। अच्छा। और यह देख के थोड़ा सा मैं भय में आ गया कि अब तो उनके पास कहीं ये टोटल की सभी की सभी चीज़ें 11th 12th की एनसीईआरटी से ही पूछी जा रही हैं। तो थोड़ा सा ये मेरे लिए परेशान करने वाला था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अपने विषय पर पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी मेरी उतनी अच्छे से तैयार नहीं की थी। बेसिक मतलब मैं नॉर्मल पढ़ के मैं गया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। जब मेरा नंबर आया, अब मेरे अगल बगल में भी कुछ साथी बैठे थे इंटरव्यू देने के लिए। वो पहले से ही कार्यरत थे टीजीटी हिंदी पद पे। वो मुझसे बात भी करना चाहते थे, वो रुचि पैदा कर रहे थे कि मैं कहाँ से हूँ, कहीं पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे ही आ गया हूँ, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है।
तो मैं उनसे पहले निवेदन किया हाथ जोड़ के कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। दरअसल स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं उनसे बातचीत करूंगा और वो बोलेंगे कि मैं 5 साल से कहीं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, दबाव बनेगा। आप इंटरव्यू देने चाहिए तो अपने काम से काम रखिए, काम रहिए, बहुत ज़्यादा बात करने के चक्कर में मत रहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नाम बोला गया हेमंत कुमार सिंह, मैं गया, दरवाज़ा खोला, मैं बोला मैं आई कम इन सर। जिस में आप सहज हैं उस भाषा का प्रयोग करें। ऐसा कोई दिखावटीपन नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि आप हिंदी से हैं तो ज़बरदस्ती बोले कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या जाके वहाँ पे नमस्ते सर नमस्ते मैम, ऐसा नहीं। जिस भाषा में आप सहज हो उस भाषा में नॉर्मल होकर ईमानदारी पूर्वक आप बात करें, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। उसके बाद मैं गया मैं बोला मैं कम इन सर, मैं कम में, तो उन्होंने बोला जी जी आइए। 5 लोग बैठे थे और उसमें से एक शायद डिप्टी कमिश्नर थे। उसके बाद मुझे जहाँ तक लगा एक मनोविज्ञान से अध्यापक बैठे थे। तो ये लोग नवोदय समिति के ही सीनियर टीचर होते हैं या अलग से बाहर से भी कोई एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं? उसमें एक व्यक्ति प्रशासनिक नवोदय के ही प्रशासनिक विभाग से रहता है, जैसे डिप्टी कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति आपके विषय से संबंधित रहेगा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि नवोदय विद्यालय समिति इतना सक्षम है कि वो अपने ही अध्यापकों को हायर करती है। एक उसमें से अध्यापिका जो थी वो मनोविज्ञान से थी, है ना, कि मुझे मेरे हाव भाव को वो देख रही थी, मेरे मनोविज्ञान को वो नोटिस कर रही थी। बच्चों को पढ़ाएंगे जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आदर्श जी, बिल्कुल। तो मैं वहाँ गया, खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हेमंत बैठिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद एक लंबा क्वेश्चन आंसर की परंपरा चली, लगभग 15 या 20 मिनट तक। कुछ सवाल बताइए जी। 1-2 ऐसे सवाल जो लगे कि ये पूछ लिया गया, आप ये सोच कर नहीं गए थे लेकिन ये पूछ लिया गया, कुछ ऐसा बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो अगर आपका इंटरव्यू हो जाए तो बहुत अधिक दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस कोचिंग संस्था में जाके इंटरव्यू के लिए तैयारी करूँ, वहाँ जाके इंटरव्यू थे। मैंने क्या किया कि मेरे जो 3-4 दोस्त थे, साथी थे, उनको मैंने फ़ोन किया। कहीं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे है, तो कोई कहीं से शोधार्थी है, रिसर्च कर रहा है, तो कोई बीएड कर रहा है। तो ऐसे मेरे 4-5 दोस्त हो गए, और मैंने उनसे कहा कि यार मेरा इंटरव्यू है और तुम लोग मेरा इंटरव्यू लो। और विश्वास मानिए आदर्श जी कि जो प्रश्न मेरे दोस्तों ने मुझसे किया था, हूबहू वही प्रश्न वहाँ मुझे मिल गए, एक सेम तरह के, सेम। तो जैसे एक मेरा दोस्त है मलय नीरो करके, अच्छा। वो यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही बीएड कर रहा है, अभी कंप्लीट हो गया, अभी शोधार्थी है बिहार में। तो वो लड़का मुझसे मनोविज्ञान से प्रश्न पूछता था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न पूछता था, और ये दोनों प्रश्न हूबहू मुझे वहाँ मिल गए। वहाँ पूछ लीजिए। एक मेरा दोस्त सरांश था, जावेद था, ये लोग मुझसे जो प्रश्न पूछते थे हूबहू मुझे वहाँ प्रश्न मिला। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभ हुआ, और मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ, जो लोग इंटरव्यू देने जाएंगे या अभी जाने वाले हैं, वो ऐसा एक समूह बनाए। बहुत ज़्यादा कोचिंग संस्था और इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके दोस्त, आपके साथी उससे अच्छा, कोचिंग संस्था से अच्छा आपका इंटरव्यू ले लेंगे, ठीक है। मैंने गूगल मीट के माध्यम से, बेहतर आपको कोई नहीं जानता, बिल्कुल आपके बिल्कुल, और वो बताएंगे भी कि आपकी अंदर क्या कमी है, क्या खूबसूरती है इसी इंटरव्यू की। तो मैं वहाँ गया, सबसे पहले मुझसे 5 लोग बैठे हुए थे जो डिप्टी कमिश्नर थे। वो उनसे पूछा कि अच्छा, मेरे फाइल वो पढ़ रहे थे, मुझसे पूछे कि अच्छा आप हेमंत हैं, अपने बारे में बताएं। ये बहुत नॉर्मल प्रश्न है, मुझे लगता है कि सभी से पूछा जाता है, लेकिन बच्चे गलती ये करते हैं कि पूरा एक विस्तृत बताने लगते हैं कि मैंने स्कूलिंग यहाँ से किया, मेरा ये रुचि है, ये है, वो है। बहुत ज़्यादा इतना विस्तृत रूप में बताने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट परिचय अपना एकेडमिक का पढ़ा। हाँ बिल्कुल। तो मैंने अपने इंटरव्यू की जो परिचय की शुरुआत की वो ये था कि मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह है,
और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से की है और स्नातक भी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने बीएड की परीक्षा पास की, सीटेट की परीक्षा पास की और अभी फ़िलहाल में नवोदय विद्यालय समिति का परीक्षा देकर और परीक्षा उत्तीर्ण करके आप सभी के बीच साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे इतने ही शब्द थे। तो उधर से फिर प्रश्न आया कि आपका सीटेट क्वालिफाई है, दोनों सीटेट क्वालिफाई है? तो मैंने कहा जी सर, मेरा दोनों सीटेट क्वालिफाई है। तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताएं, आप इतने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं और आप क्या नवोदय विद्यालय में पढ़ा पाएंगे या आप तो छोड़ के चले जाएंगे? तो मैं बहुत वहाँ प्रवेश करने के बाद आप बहुत खुद को सहज महसूस करेंगे। अपना परिचय देते वक्त मेरा जो बोलने का स्पीड था वो थोड़ा सा तेज़ था। तो एक मैम थी, वो धीरे से इशारा की थोड़ा धीरे, तो फिर मैं समझ गया और फिर थोड़ा धीरे धीरे अपनी बात रखा। उसके बाद फिर मैं अपना परिचय दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या नवोदय विद्यालय में पढ़ा पाएंगे? मैं बोला कि जी सर, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ से यही मुझे ज्ञान मिला है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा अपना बेहतर करूँगा और मुझे लगता है कि नवोदय विद्यालय समिति में जो भी मुझे कार्य मिलेगा उसमें मैं अपना 100% दूँगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा पाऊँगा। फिर जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए हेमंत, कि अगर आपकी नौकरी कहीं और लग जाती है तब तो आप नवोदय विद्यालय छोड़ के चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि मेरा टर्निंग पॉइंट जो था इसी प्रश्न से शुरू होता है। उन्होंने मुझे भांपने की कोशिश की कि ये इसके मन में क्या है, मन समझना चाहते थे। हाँ, मन में क्या है। कहे कि अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो नवोदय विद्यालय की एक सीट हमारी खराब हो जाएगी, हम ऐसे लोग को क्यों ले। जो मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत सहजतापूर्वक ये बात कही कि सर, और मुझे लगता है कि उत्तर भी यही होना चाहिए जी। कि मैंने कहा कि सर, नवोदय विद्यालय समिति में मेरा चयन हिंदी प्रवक्ता के पद पे हो रहा है और अगर मेरा चयन अगर हुआ अगर मेरा चयन यूपी पीसीएस में, चाहे यूपीएससी में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में, इससे भी अच्छे पद पे अगर मेरा चयन होता है तो मैं नवोदय विद्यालय में जितने दिन भी कार्य किया रहूँगा वहाँ का सारा अनुभव लेकर जाकर फिर उस पद पे मैं कार्य करना पसंद करूँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ आदर्श कि सभी लोग हंसने लगे थे और जो डिप्टी कमिश्नर थे वो हंसते हुए बोले कि इस बच्चे ने ईमानदारी से उत्तर दिया। तो मुझे अनुमान हुआ कि शायद जो इससे पहले लोग आए होंगे वो दृढ़ संकल्प लेके आए होंगे कि नहीं, मैं नवोदय विद्यालय समिति में ही जीऊँगा मरूँगा। और ये डिप्टी कमिश्नर ने भी ये बात कही कि अगर मेरा भी चयन कहीं अभी फ़िलहाल में हो जाता है तो मैं वहाँ पे करना, और यहाँ से मेरी एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होती है, पॉजिटिव इंटरव्यू की शुरुआत। वहाँ जाइए ईमानदार, बहुत ईमानदार, जो आपके मन में जो आपकी जो असलियत है, आपकी जो हकीकत है, उसको जाकर बताइए सच्चाई के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वहाँ पर ईमानदारी से उत्तर दीजिए। वो लोग बहुत मैं अनुभवी हैं जो इंटरव्यू आपको पकड़ लेंगे अगर आप बनावटी बातें करेंगे तो। उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए, विषय से संबंधित प्रश्न किए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से मुझसे प्रश्न किया गया कि पुराने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या अंतर है। उसके बाद मुझसे एक प्रश्न किया गया कि कुछ पढ़ा के दिखाइए। आपको बताऊं कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहेगा और दूसरा चीज़ कि वहाँ पे कंप्यूटर भी आईसीटी के तहत आपको एक स्क्रीन भी लगा हुआ मिलेगा आपको पढ़ाने के लिए। वो आपको पढ़ा कर देखेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो मैं पहले से ही नागार्जुन को तैयार करके गया। हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं दादा नागार्जुन, बाबा नागार्जुन। उनकी कविता कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, अकाल और उसके बाद तो मैं पढ़ के गया था। तो मैं वहाँ गया, वहाँ सबसे पहले बोर्ड पे जाके मैं दिनांक लिखा। तो कहा कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे अपने विषय पर आइए। तो मैं सबसे पहले नागार्जुन लिखा और नागार्जुन के पहले में कोई भी अगर पढ़ाने के लिए इंटरव्यूअर बोले तो जो आपको टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में पहले आप भूमिका बताएं। वहाँ जाके डायरेक्ट अपने विषय पर ना आए, पहले भूमिका बताएं।
तो मैं गया नागार्जुन के बारे में कि हाँ नागार्जुन इस काल के कवि हैं, इनकी ये रचनाएं हैं, ये इनका दायित्व मिला है, ये रचना इन्होंने रची है, इस पे पुरस्कार मिला है, सारी चीज़ें मैंने नागार्जुन के बारे में बताई। उसके बाद फिर मैंने नागार्जुन के कई दिनों तक चूल्हा रोया गा के सुनाया। अच्छा, है ना। तो एक प्रश्न उनका ये था कि हेमंत आप आज के संदर्भ में इस कविता को कैसे जोड़ेंगे। और सच बताऊं आदर्श, ये प्रश्न मेरे जो साथी इंटरव्यू ले रहे थे ये प्रश्न मुझसे कर रखे थे कि आज के संदर्भ से जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ोगे कविता की, या जो आप पढ़ा रहे अकाल और उसके बाद कविता को आज के संदर्भ में आप कैसे जोड़ेंगे। क्या है? तो ये मेरे लिए कहेंगे कि ठेठ भाषा में सोने पे सुहागा हो गया। मैंने बताया कि सर अभी कोविड-19 से जोड़ते हुए, जो कोविड-19 के समय एक अकाल आया था, दाने दाने को लोग तरस गए थे, हजारों किलोमीटर लोग पैदल यात्रा किए थे, उस चीज़ को जोड़ते हुए अकाल और उसके बाद की घटना जो आज की स्थिति है कि लोग अब सहज हो गए हैं, कोविड-19 के बाद उभर गए हैं, तो ये कविता आज भी प्रासंगिक है। और इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताते हुए मैंने बताया, इंटरव्यू बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हेमंत आईसीटी से जोड़ के आप इसको कैसे बताएंगे। वहाँ कंप्यूटर रखा हुआ था, कंप्यूटर से मैंने नागार्जुन वहाँ टाइप किया, फिर नागार्जुन दादा की फिर चित्र आ गया, चित्र को दिखाते हुए, तस्वीर को दिखाते हुए मैंने बताया ये नागार्जुन है, इस समय के कवि हैं, सारी चीज़ें बताया। अकाल और उसके बाद के समय का कुछ, कोविड-19 का मैंने कुछ भयावह चित्र भी दिखाए कि ये देखो ये अकाल की स्थिति है, और फिर आज का चित्र दिखाए, देखो अकाल के बाद की स्थिति है ना, कि जो चूहे भी तरस गए थे, छिपकलियाँ भी तरस गई थी, उस समय की स्थिति को मैंने दिखाते हुए, और वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर मैं वहाँ पे बैठा। आप इस मेरे पढ़ाने के तरीके, और आप कहे कि जहाँ से मैं पढ़ के गया था उसके नाम से वो इतने प्रभावित थे कि बोले कि ये लड़का तो पढ़ाने में सक्षम है। तो एक प्रश्न मेरे पास ये आया उड़ते उड़ते कि हेमंत ये सब सारी चीज़ें तो ठीक है, आप ये बताएं आप अपने विद्यालय में पढ़ाई के अलावा क्या करेंगे। और मैं बताता हूँ आदर्श, ये सवाल मेरा भी था कि पढ़ाई के अलावा आपको किन और चीज़ों में रुचि है और क्या करना पसंद करते हैं, खेल में क्या है, क्या किस तरह की। तो आपको बताऊं आदर्श की आपका व्यक्तिगत अनुभव हमेशा काम आता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने एक अच्छा ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि मुझे ऐसा पर्यावरण भी दिया कि जिसमें मैं अनेक क्रियाकलापों से जुड़ा रहा। मैंने उनको यही बात बताई कि सर मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं भी बच्चों के बीच करवाऊंगा, हाँ, आंसू लेखन भी कराऊंगा, काव्य पाठ भी कराऊंगा, किसी एक विषय को चुन के आप जैसे लोगों को मैं निमंत्रित भी करूंगा कि आप लोग आएँ और आप बच्चों को भी सुने और अपना भी उसमें मार्गदर्शन दें। उसके बाद मैं नाटक भी कराऊंगा, नुक्कड़ भी कराऊंगा, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जनरेट करूंगा जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधों पर ध्यान, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो एक विद्यालय में कराए जाने चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें आप अपने कॉलेज में बिल्कुल देख चुका था और बिल्कुल कर भी चुका था। तो रोचक बात यह है कि उन्होंने नाटक को पकड़ लिया। वो बोले कि हेमंत नाटक कराएंगे आप अपने विद्यालय में। अच्छा ये बताओ कि एक नाटक कितने दिन में आप करा दोगे। तो आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि मुझे महाविद्यालय में कई सारे नाटक कराने का भी अनुभव मिला। एक सोसाइटी थी उस समय रंगरेज करके, मेरे महाविद्यालय में हम लोगों ने ही मिलके शुरुआत की, कुछ अब मेरे ही साथियों ने मिलके शुरुआत किया था, उसका लाभ मुझे मिला। मैंने खुल के बोला कि सर मैं अपने महाविद्यालय में ऐसी सोसाइटी भी चलाया था जो कई सारे नाटक भी कराए। तो उन्होंने पूछा कि कौन से नाटक भी कराए थे आप। मैंने बहुत बताया सर, कफन, सदगति जैसे नाटक भी कराए थे। तो मतलब कहानियों का नाट्य रूपांतरण, हाँ, नाट्य रूपांतरण है, तो मैंने वो कराया। उसके बाद फिर सर उन्होंने बताया कि एक नाटक आप कितने दिन में अपने विद्यालय में करा देंगे। तो वो शायद उम्मीद कर रहे हैं कि 1 महीने बोले, 15 दिन बोले। मैंने सर कहा कि विदिन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर मैं किसी भी विषय पर एक नाटक करा सकता हूँ अपने विद्यालय में। तो उनका बहुत रोचक प्रश्न आया मेरे पास, कहा कि एक बात बताइए, आपने चुन लिया कुछ बच्चों को और वो बच्चा है जो
नाटक ठीक से कर नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, वो लोग शायद मुझसे ये सुनना चाह रहे थे कि मैं ये बोल दूं कि मैं किसी अन्य बच्चों को नाटक पे ले लूँगा, रंगमंच के उस मंच पे ले लूँगा। मैं बहुत क्योंकि मेरा अनुभव था, मैं बहुत सहज रूप में उनसे बोला कि सर, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई बच्चा अच्छा अभिनय नहीं कर पाता है, तो एक कार्य ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे होता है, नेपथ्य में होता है, और उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो वो कार्य मैं उस बच्चे को दूंगा और वो देखेगा अभिनय करते हुए, और मुझे लगता है कि 2-3 नाट्य रूपांतरण देखते देखते वो भी परिपक्व हो जाए। और वो लोग बस यही सुनना चाहते थे, मैंने ये बात बताई। तो ऐसे नाटक से फिर बहुत सारे प्रश्न आए मेरे पास। उसके बाद एक मैम थी जो मनोविज्ञान से थी, वो पूछी कि हेमंत, आप ये बताएं कि कोई बच्चा है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, आप कैसे उसको संतुलित करेंगे, कैसे? अब कोई भी ये कहेगा कि हाँ भाई उसको डांटूंगा, थोड़ा सा दबाव में रखूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मैम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी रुचि किसी अन्य क्षेत्र में हो, क्या पता उसकी रुचि नाटक के क्षेत्र में हो, तो मैं उसकी रुचि को जानने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैम मैं ये कोशिश करूँगा कि बहुत बड़े जो व्यक्ति विशेष हुए हैं, बहुत बड़ा जिनका व्यक्तित्व रहा है, जैसे कलाम साहब हुए, विवेकानंद हुए, उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि उसको बताऊँ और उसको वो प्रेरणा स्रोत के रूप में ले, उसको सीखे। मुझे लगता है कि ठीक ठाक स्थिति रही, अच्छा उदाहरण हो सकता है। हाँ, ठीक ठाक स्थिति रही तो वो बच्चा समझ जाएगा। और लेकिन मैं ये बिल्कुल दबाव नहीं डालूंगा कि केवल वो पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे जाए, वो जिस क्षेत्र में रुचि रखता है उस क्षेत्र में आगे जाए। और फिर ऐसा ही लंबा क्वेश्चन रहा, ऐसे ही फिर अंत में मुस्कुराते हुए उन लोगों ने कहा कि ठीक है हेमंत, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। और मज़ेदार बात यह है कि मैं जब वहाँ से निकला इंटरव्यू देकर, तो आपस में बात की कि अब अच्छे बच्चे भी, अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ के बच्चे भी नवोदय विद्यालय समिति में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं। ये बात आप सुन गए? मैं ये बात सुना और मैं फिर तो आपको लगा कि मेरा अब तो जैसे रंग तो मेरा बदला हुआ था चेहरे का, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा गया, थोड़ा सा और रंग बदल गया, ये बात आत्मविश्वास और मजबूत हो गया और बहुत अच्छे तरीके से मैं बाहर निकला। और मैं पहले से ही निश्चय कर लिया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छे मार्क्स मुझे मिलेंगे। तो ऐसा रहा मेरा साक्षात्कार। तो बहुत विस्तृत तरीके से और काफ़ी डिटेलिंग में आपने बातें बताई हैं। इसके लिए मैं और हमारे दर्शक द डेमोक्रेटिक मिरर की टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है, आपका धन्यवाद करती है। एक चीज़ संघर्ष के बारे में बताऊंगा। देखिए, संघर्ष, कोई भी सफलता पाने के लिए आपको संघर्ष से जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। जब आप कोई चीज़ की पढ़ाई करते हैं, जब आप अपने कॉपी पे कलम से अभ्यास करते हैं, तो कॉपी तय करती है कि आपको सफलता कब मिलेगी। जिस दिन तेज हवा बही तो वो पन्ना पलटेगा, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। मेरे भी जीवन में बहुत कठिन दिन भी रहे हैं, बहुत बार मैं असफल रहा। एक दौर ऐसा आया था कि सफलता एक नंबर से रुक जा रही थी। तो एक छोटा सा शेर है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मेहनत करते रहना है, धैर्य रखना है। एक विद्यार्थी के सबसे बड़ा लक्षण गुण यही होता है कि उसको धैर्य रखना है, मनोबल नहीं टूटने देना है। वो क्या चीज़ थी जो इतने मुश्किल, आपने कहा कि कभी एक नंबर से रुक जाता था, काफ़ी सब आपने कहा, वो क्या चीज़ थी जो आपको उम्मीद बनाए रखी, उम्मीद बांधे रखी कि ये कौन, वो लोग भी हो सकते हैं, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये मैं देखता रहा, इसके वजह से मुझे तो वो आपके लिए क्या प्रेरणा थी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत मोटिवेशनल स्पीकरों की आपको ज़रूरत है। आपकी हालात, आपकी स्थिति ही आपको, आपके मनोबल को बढ़ाएगी। आप खुद का मूल्यांकन करें, अपने मनोबल को कभी झुकने नहीं देना है। आपका दृढ़ संकल्प, आपका मनोबल ही आपको सक्सेस दिलाएगा। एक किसी विशेष व्यक्ति ने कहा कि अपने मन को कभी न झुकने देना, मन को कभी न थकने देना, मन से बनते राजमहल है,
मन से निर्मित होते हैं मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं। तो ये मन ही है कि आपको सफलता की सीढ़ी पर लेके जाएगा। मैंने धैर्य रखा, मैं हारता रहा, कई बार हारा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं ऑल इंडिया रैंक पे हूँ। और पहली बार? हाँ, पहली बार मैं नवोदय का पेपर दिया, पहली बार में हूँ। तो धैर्य रखना है, अपने मनोबल को मजबूत रखना है। और फिर मैं ये कहूँगा कि फिल्म देखते रहना है। फिल्म मतलब कला से आप जुड़े रहिए, जो भी आप फिल्म देखते हो अपने जीवन में कुछ रोचकता लाने के लिए, बहुत बोरियत न महसूस हो, इसके लिए आप ये तय कर लीजिए कि सप्ताह में एक फिल्म या एक सीरीज तो आपको देखना ही देखना है। अच्छा। है ना। अभी मैं इन दिनों देखा एक संदीप भैया करके सीरीज आई हुई है यूट्यूब चैनल पे, है ना, बहुत अच्छी सीरीज है, आप देखें, सीरीज देखें। फिल्में चाहे कितनी भी बुरी हों, हमें बुराई नहीं लेना है, हमें उनमें से अच्छाई लेना है। और सभी फिल्में चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, आपको कोई ना कोई सीख देकर ही जाएगी, मैसेज देकर ही जाए। फिल्में देखें, अखबार पढ़ें। अखबार आप पूरे अखबार को ना पढ़ें, उसके बीच का जो संपादकीय पेज होता है वो आपको एक तार्किक व्यक्ति बनाता है, आपकी एक समझ पैदा करता है। अखबार पढ़ें, बेशक आप पूरा अखबार ना पढ़ें, एक संपादकीय रोज़ पढ़ें। मैं सभी विद्यार्थियों से, साथियों से यही कहूँगा, फिल्में ज़रूर देखें, अखबार से एक संपादकीय रोज़ पढ़ें। संपादकीय आपको एक अच्छा तार्किक व्यक्ति बनाएगा, एक अच्छा अलग पहचान देगा, और आप पाएंगे कि खुद को एक मजबूत, सशक्त और एक शब्दों का भंडार वाले व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे। तो धैर्य रखना है, अपने मनोबल को मजबूत कर देना, और कभी हार नहीं मानना है। हार हम विद्यार्थी हैं, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, हारेंगे कभी नहीं। वो दशरथ माझी, एक माझी द माउंटेन मैन फिल्म है, वो पहाड़ तोड़ दिया। बिल्कुल। गांधी अगर हार मान गया तो देश आज़ाद नहीं हुआ होता, देश आज जिस रूप में है उस रूप में नहीं हुआ होता। लड़ना है, अंत तक लड़ते रहना, और मेरी ये प्रारंभिक सफलता है, मैं यहीं तक नहीं बैठूंगा। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत, बहुत अच्छी लाइन कहा एक कवि ने, शायद जनशंकर प्रसाद जी ने, कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। तो साथियों, अपने मनोबल को ऊंचा रखना है, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इस भाव को अपने अंदर रखना है, और उस शिखरता की सीढ़ी तक पहुंचना है जहां पहुंचने के लिए आप इस धरती पर जन्म लिए हैं। थक कर नहीं बैठना है, और मनोबल को कभी झुकने नहीं देना है, धैर्य रखना है। अगर आपने धैर्य रखा तो वो एक कहावत है कि धैर्य आपको बहुत मिठास देती है। तो धैर्य आपको बहुत मिठास देगी, बहुत सफलता देगी। बस खुद को जीवित रखना है। नदियों का काम है बहना, तो नदी बनते रहना है और एक बहते रहना। एक दिन आप समुद्र के पास ज़रूर जाएंगे, और जिस दिन आप समुद्र से मिल गए सफलता, उस दिन आपकी असली सफलता होगी। बस यही मैं कहना चाहूँगा। एकदम एक भक्त की तरह आपको सुन रहा था, और ये जो भी लोग ये सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जो भी देखेंगे, ये आपकी बातचीत से काफ़ी पॉजिटिव, उनको एक वाइब, काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक मिलेंगी चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि ये बता रहा है कि आपके पीछे का कितना मेहनत है। जो आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज बोल रहे हो, कह रहे हो, उससे लग रहा है कि पीछे काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी कड़ी मेहनत है, इसीलिए ये कॉन्फिडेंस, आत्मबल अंदर से आया। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका। द डेमोक्रेटिक मिरर की टीम आपका बहुत धन्यवाद करती है। आपने हमें समय दिया, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की, इतनी डिटेलिंग में बातें बताई, इन सब चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भविष्य के आगे के जीवन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, और इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं, और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया, मुझे बुलाया। अपने साथियों जो असंख्य विद्यार्थी हैं उन तक मेरी बात पहुंचे, और मैं यही कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। धन्यवाद।